नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष ऐप में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे विश्व के महाद्वीपों की, और विश्व के महाद्वीपों में हम एक एक टॉपिक लेकर चल रहे थे। तो विश्व के महाद्वीपों में आप देखेंगे, हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जान लिया, अंटार्कटिका जान लिया, फिर हम बात कर रहे थे अफ्रीका महाद्वीप की। और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर भी हम देखें तो अफ्रीका महाद्वीप में भी मैं सारी चीज़ें लगभग आपकी कवर करते हुए चल रहा हूँ। अफ्रीका महाद्वीप में हमने इसकी भौगोलिक स्थिति जान ली, हमने इसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में जान लिया, अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं इसके बारे में जान लिया, अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी झीलें हैं इसके बारे में भी हमने जान लिया। अब हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप में, ध्यान रखना अफ्रीका महाद्वीप से विक्टोरिया झील से ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो जैसे 3 मेन झीलें आपको ध्यान रखनी है, एक तो विक्टोरिया झील है, टेंगनिका झील है और मालावी झील है। इसके अलावा 4 झील जो है वो, तो ये प्रमुख झीलें हैं। और पर्वत श्रृंखलाओं से प्रश्न पूछा सीधा यही जाएगा कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो किलिमंजारो आपको ध्यान रखना है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है। तो इस तरह से प्रश्नों को हम लेते हुए आगे चलेंगे। तो देखिए, अब झीलों की हमने बात कर ली। झीलों के बाद देखिए हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में। तो सब लोग जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में जो सबसे लंबी नदी है वही नदी विश्व की सबसे लंबी नदी के रूप में भी जानी जाती है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। यहां पर मैं आपको मैप में शो करते हुए चलता हूं। तो देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं उनकी बात करें हम। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां, तो अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियों की बात करें तो आप जानते ही हैं अफ्रीका महाद्वीप में एक नदी है, इसको बोलते हैं हम नील नदी। नील नदी। दूसरी नदी की बात करेंगे जो अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी बड़ी नदी कहलाती है, इसको बोलते हैं कॉन्गो या जायरे नदी। कॉन्गो या जायरे नदी। तीसरी नदी है, इसको बोलते हैं नाइजर नदी। नाइजर नदी। अगली नदी की बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी। और एक और नदी की बात करेंगे लिम्पोपो नदी। ये प्रमुख नदियां हैं जिनसे आपके प्रश्न अक्सर पूछे जाएंगे और पूछे जाते भी हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम बात करें किसकी, नील नदी की। तो नील नदी आपको पता ही है विश्व की सबसे लंबी नदी कहलाती है। विश्व की सबसे लंबी नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कहलाती है नील नदी। नील नदी से कई तरह के फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नील नदी मैंने बताया था, एक तो श्वेत नील कहलाती है, एक ब्लू नील नाइल कहलाती है। ब्लू नील और श्वेत नील कहाँ कहाँ से निकलती हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखें नील नदी 2 धाराओं के रूप में निकलती है। नील नदी की बात करें तो 2 धाराओं के रूप में है। एक कहलाती है वाइट नाइल, वाइट नाइल, और दूसरी कहलाती है ब्लू नाइल। ठीक है, श्वेत नील और ब्लू नील दोनों की उत्पत्ति कहाँ से होती है आपको पता ही है। श्वेत नील नदी कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से। और ब्लू नाइल कहाँ से निकलती है, ब्लू नाइल निकलती है ताना झील से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरह से ध्यान रखना है।
अब देखिए बात करें आगे नील नदी की क्या स्थिति बनती है। तो देखिए मैप पर जान लेते हैं। ये जैसे अफ्रीका महाद्वीप का मैप है, तो यहां से देखिए विक्टोरिया झील है, यहां से एक नदी निकलती है इस तरह से बहती हुई, यहां पर जाकर डेल्टा बनाती है, ठीक है। उसके बाद यहां से एक नदी निकलती है और बाद में यहां पर जाकर मिल जाती है। तो दो नदियां निकलती हैं, एक कहलाती है विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील, और ये कहलाती है ताना झील, ताना झील। ताना झील मैंने आपको बता ही दिया कहां पर स्थित है। ताना झील है इथोपिया में, इथोपिया। और विक्टोरिया झील 3 देशों की सीमा पर है, केन्या, तंजानिया और युगांडा, ठीक है। इस तरह से है, यहां से प्रश्न आपके पूछे जाएं। अब विक्टोरिया झील से ये नदी निकलती है, तो यहां से निकलने के बाद युगांडा में प्रवेश करती है, दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान और उसके बाद मिस्र। तो ध्यान रखना, यहां पर मैं आपको बता दूं, हम बात कर रहे हैं किसकी? नील नदी की बात कर रहे हैं। नील नदी की मुख्य धारा विक्टोरिया झील से निकलती है और नील नदी 4 देशों से होकर बहती है, 4 देशों से, युगांडा, दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान, और उसके बाद हम बात करें किसकी? मिस्र की। इस तरह से 4 देशों से होकर ये नदी बहती है। अब ये नदी आपको मैंने बताया ही था कि यहां पर ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं। ये जो क्षेत्र है यहां पर, ये कहां पर पड़ता है? उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम, खार्तूम पड़ती है उत्तरी सूडान, ठीक है। अब ये नदी मिस्र में चली जाती है। अब मिस्र में यहां से इस नदी से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से असवान डैम बांध जो है वो कौन सी नदी पर स्थित है? असवान डैम या असवान बांध कौन सी नदी पर पड़ता है? तो नील नदी पर ध्यान रखना, मिस्र में यहां पर एक बांध बना हुआ है, एक बांध बनाया गया है। तो ध्यान रखना, नील नदी पर मिस्र में क्या है? एक बांध है, इसको बोलते हैं असवान बांध, ठीक है। एक तो ये पूछा जाएगा असवान बांध कौन सी नदी पर है, या नील नदी पर कौन सा बांध बनाया है। 4 बांध दे देंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा। अगला, जहां भी बांध बनता है उस बांध के पीछे जलाशय बन जाता है, झील बन जाती है। तो इसके पीछे भी एक झील का निर्माण हो गया है। असवान बांध के पीछे मिस्र में एक झील बनी है और इस झील से भी प्रश्न आपका बना पूछा जाएगा। इस झील का नाम है, इसको बोलते हैं नासिर झील, नासिर झील, ठीक है। नासिर झील ध्यान रखना कौन सी नदी से के कारण बनी हुई है? नील नदी के कारण बनी हुई है। या पूछा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नासिर झील किस देश में है? तो ये कहां पर पड़ती है? मिस्र के अंदर। ये दोनों ही आकृतियां मिस्र में हैं। और नासिर झील ध्यान रखना अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी कहलाती है। बांध के पीछे बनी हुई है, तो ये झील कैसी होगी? कृत्रिम झील होगी, आर्टिफिशियल लेक होगी, कृत्रिम झील। तो ये अफ्रीका महाद्वीप में ध्यान रखना एक कृत्रिम झील है जिसका नाम है नासिर झील। दूसरी देखिए, एक और हम बात करें यहां पर, एक और यहां पर देखिए बात करें तो ये जो नील नदी है, इस नील नदी के ही किनारे क्या है? मिस्र की सभ्यता। और आपको पता है कि अफ्रीका महाद्वीप का पूरा उत्तरी भाग क्या है? मरुस्थल से घिरा हुआ है।
अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी भाग पूरी तरह से मरुस्थल से घिरा हुआ है और उस मरुस्थल में आपको मीठे पानी की नदी मिल जाती है, तो वो क्या हो जाएगा? वरदान हो जाएगा। तो ये भी पूछा जाता है कि नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? तो नील नदी का वरदान हम किसको बोलते हैं? मिस्र को बोलते हैं। तो ध्यान रखना, मिस्र को क्या कहा जाता है? नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी का वरदान। तो ये ध्यान रखना, नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है? मिस्र को कहते हैं। और नील नदी कहाँ बह रही है? उत्तर की ओर बह रही है। और कहाँ पर डेल्टा बना रही है? यहाँ पर कौन सा सागर है? इस सागर का आपका नाम पता होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं भूमध्य सागर। तो नील नदी भूमध्य सागर में डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा शब्द जो है वो यहीं से आपका आता है। हेरोडोटस जो है वो यहाँ पर नील नदी के किनारे पर उन्होंने देखा कि ये नदी त्रिभुजाकार आकृति बनाती है मुहाने पर, उसी को क्या बोल दिया? डेल्टा शब्द दे दिया। तो डेल्टा शब्द की उत्पत्ति यहीं से होती है आपकी, ठीक है। तो भूमध्य सागर में ये नदी डेल्टा बनाती है और नील नदी की घाटी में ही मिस्र की सभ्यता का जन्म हुआ है। तो नील नदी की घाटी में ही यहाँ पर एक सभ्यता का जन्म हुआ है, जो आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता का जन्म पूछा जाए किस नदी के किनारे हुआ है? क्योंकि जितनी भी सभ्यताएं उनका संबंध नदी से ही है। नदी से क्यों है? क्योंकि नदी एकमात्र जल का स्रोत है। तो जहां पर पीने के पानी होगा वहीं पर जानवर और इंसानों को रहने के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था बनेगी। तो इसलिए जितने भी आप देखेंगे सभ्यताओं का जन्म हुआ है, चाहे वो नील नदी के ही किनारे हुआ है। जैसे सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे है, चीन की सभ्यता वांगो नदी के किनारे है। तो इस तरह से सभ्यताओं का विकास इसी प्रकार हुआ है। तो यहां पर लिख लेना मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का जन्म नील नदी के किनारे हुआ है। और एक चीज और ध्यान रखें, नील नदी के किनारे ही मिस्र में कुछ और आकृतियां पाई जाती हैं। इन आकृतियों को हम बोलते हैं गीजा के पिरामिड। तो गीजा के पिरामिड भी ध्यान रखना यहीं पर पाए जाते हैं, नील नदी के किनारे ही पाए जाते हैं। तो गीजा के पिरामिड आपने सुना होगा, गीजा के पिरामिड। तो गीजा के पिरामिडों का संबंध भी ध्यान रखना किससे है? मिस्र से है। तो विश्व के 7 अजूबों में आते हैं गीजा के पिरामिड। तो गीजा के पिरामिड भी कहां पर हैं? मिस्र के अंदर ही आपके पाए जाते हैं। तो ये मेन विशेषताएं आप जान गए होंगे किसके बारे में है? नील नदी के बारे में है। पॉइंट वाइज आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज आप इसको लिख सकते हैं। मैं दोबारा से आपके सारे पॉइंट बता देता हूं, लिखते चले जाइए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं साथ साथ में, पहली चीज तो लिखें, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? विक्टोरिया झील से होती है। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं, यहां से लिख लेते हैं इस तरह से नील नदी के बारे में पॉइंट वाइज। नील नदी 2 धाराओं के रूप में निकलती है। 2 धाराओं के रूप में निकलती है। तो नील नदी 2 धाराओं के रूप में निकलती है। 2 धाराएं मैंने आपको बताई दी। एक लिख लें यहां पर श्वेत नील, एक ब्लू नील। श्वेत नील विक्टोरिया झील से निकल रही है, विक्टोरिया झील, और ब्लू नील जो है वो ताना झील से निकलती है।
ठीक है, तो ये तो उत्पत्ति से संबंधित हो गया। नील नदी 4 देशों से होकर गुजरती है, ये मैंने आपको बता ही दिया। अगला पॉइंट लिखें, नील नदी पर मिस्र में असवान बांध, नील नदी पर मिस्र में असवान बांध स्थित है। तो नील नदी पर मिस्र में ध्यान रखना क्या है, असवान बांध आपका पड़ता है। अगला पॉइंट लिख लें, नील नदी पर मिस्र में नासिर झील, नासिर झील स्थित है। तो नासिर झील भी ध्यान रखना नील नदी पर पड़ती है। नेक्स्ट लिख लें, मिस्र की सभ्यता का जन्म, मिस्र की सभ्यता का जन्म नील नदी के किनारे हुआ है। तो मिस्र की सभ्यता का जन्म भी कहां पर हुआ है, नील नदी के किनारे हुआ है। नेक्स्ट लिख लें, नील नदी भूमध्य सागर में, नील नदी भूमध्य सागर में डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो भूमध्य सागर में नील नदी क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। और नील नदी के मुहाने पर ही मिस्र का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थित है, जिसको बोलते हैं अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह या सिकंदरिया बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है, सिकंदर जिसको महान कहा जाता है, उसकी मृत्यु यहीं पर हुई थी। जब वो भारत से वापस हारकर लौट रहा था तो उसकी मृत्यु यहीं पर आकर हुई थी। तो यहीं पर इसको हम बोलते हैं सिकंदरिया। यहीं पर एक बंदरगाह स्थित है, इस बंदरगाह को हम बोलते हैं अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह है यहां पर। ठीक है, तो यहीं पर हम पॉइंट लिख लेते हैं। अगला नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नील नदी के मुहाने पर, नील नदी के मुहाने पर मिस्र का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया या सिकंदरिया भी इसको कहा जाता है, सिकंदरिया, सिकंदरिया बंदरगाह स्थित है, स्थित है। तो अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह भी नील नदी के मुहाने पर है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं आगे। नील नदी का वरदान, गिफ्ट ऑफ नाइल, नील नदी का वरदान या गिफ्ट ऑफ नाइल मिस्र को कहते हैं, मिस्र को कहते हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, मिस्र को इजिप्ट बोलते हैं, तो गिफ्ट ऑफ नाइल इज कॉल्ड इजिप्ट। ठीक है, मिस्र को इंग्लिश में जैसे भारत को इंडिया बोलते हैं, इसी तरह से मिस्र को इजिप्ट कहा जाता है।
तो ये नील नदी की विशेषताएं आप जान गए होंगे। इसी तरह से सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आसवान बांध कौन सी नदी पर है, नासिर झील कौन सी नदी पर है, मिस्र की सभ्यता का जन्म किस नदी के किनारे हुआ है, या उत्तर की ओर बहने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो मैप से आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि नील नदी कहाँ पर बहती है, उत्तर की ओर बहती है। तो उत्तर की ओर बहने वाली, ध्यान रखना, विश्व की सबसे लंबी नदी कहलाती है नील नदी। तो ये इस तरह से नील नदी से संबंधित कुछ तथ्य आपके यहां पर क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब नील नदी के बाद एक और नदी को हम लेकर चलें, या बाकी नदियों की हम बात करें, तो यहां पर हम एक और नदी है, इसको बोलते हैं कॉन्गो या जायरे नदी। तो दूसरी नदी देखिए हम बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी कहलाती है, इसको बोलते हैं कॉन्गो या जायरे नदी। ठीक है, कॉन्गो या जायरे नदी, ध्यान रखना, मध्य अफ्रीका में बहती है, और मध्य अफ्रीका में कॉन्गो और जायरे नदी की जो बेसिन है वो सदाबहार वर्षा वनों के लिए जानी जाती है। तो यहां पर एक तो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, और भूमध्य रेखा पर तापमान ज्यादा रहता है और वर्षा भी ज्यादा होती है। तो भूमध्य रेखा के आसपास वर्षा ज्यादा होने से क्या होता है, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, कॉन्गो बेसिन जो है ये प्रसिद्ध है किसके लिए, सदाबहार वर्षा वनों के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो कॉन्गो या जायरे नदी लिख लेते हैं, अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी। तो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी कहलाती है ये। दूसरी इसकी विशेषता बात करें, भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। तो भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी पूछा जाए कौन सी है, तो कॉन्गो या जायरे नदी है। और इस नदी पर दो प्रमुख बांध आपके बने हुए हैं, एक कहलाता है, एक लिविंग स्टोन, जलप्रपात बने हुए हैं, लिविंग स्टोन और स्टैनले जलप्रपात। तो स्टैनले और लिविंग स्टोन जो जलप्रपात हैं, इन्हीं की खोज इन्हीं के द्वारा खोज की गई थी, उसी के नाम पर हैं। तो यानी कि यहाँ पर स्टैनले तथा लिविंग स्टोन जलप्रपात कॉन्गो नदी पर स्थित है, कॉन्गो नदी पर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात कर लें अफ्रीका की नदियों को मैप के अनुसार जान लेते हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या स्थिति है। तो देखिए सारे फीचर मैं मैप पर ही आपको लिख देता हूँ, आप वहीं से भी नोट डाउन को कर सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहां पर कुछ और नदियों की मैं चर्चा करूंगा। यहां से देखिए ये नदी निकलती है, इधर की तरफ हम बात करेंगे, इधर की तरफ एक पठार दिखाई देता है, यहां पर एक पठार है, इसको बोलते हैं कटंगा का पठार। एक पठार है, इसको बोलते हैं हम क्या, कटंगा का पठार। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कटंगा का पठार, कटंगा पठार कहां पर स्थित है, तो अफ्रीका में पड़ता है। इस कटंगा के पठार से ये नदी निकलती है। तो ये नदी पहले तो इस तरह से बहती हुई जाती है उत्तर की ओर, फिर मुड़कर यहाँ पर आ जाती है। इस तरह से ये नदी है, और आपको पता ही है यहाँ से गुजर रही है, यहाँ से गुजरती है एक रेखा जिसको बोलते हैं हम भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा आप जानते ही हैं कि लगभग यहाँ से गुजरते हुए जाती है, विक्टोरिया झील से होते हुए जाती है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं यहाँ से एक और रेखा गुजरती है,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। तो यहीं से हम बात करें, प्रश्न आपके बनते हैं। तो ये तो नदी हो गई, इस नदी को हम बोल देंगे कॉन्गो नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? कॉन्गो नदी। और कॉन्गो नदी पर कॉन्गो गणराज्य में 2 जलप्रपात पड़ते हैं। 2 जलप्रपात यहां पर पड़ते हैं। तो यहां पर एक जलप्रपात इस तरह से और दूसरा जलप्रपात इस तरह से। तो 2 जलप्रपात हैं। एक कहलाता है स्टैनले जलप्रपात, स्टैनले जलप्रपात, और दूसरा कहलाता है लिविंगस्टोन जलप्रपात। लिविंग स्टोन। 2 प्रमुख जलप्रपात हो गए। ये वाली रेखा हो गई भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को 2 बार काट रही है ये नदी। और यहां पर ये हो गई मकर रेखा। और मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, उसका जवाब आपको देना है, फिर मैं यहां पर लिख दूंगा। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम आपको बताना है। तो ये तो होगी भूमध्य रेखा, जिसको 2 बार काट रही है कॉन्गो नदी। कटंगा के पठार से निकलती है। कॉन्गो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और स्टैनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात कौन सी नदी पर हैं? तो ये कॉन्गो या जायरे नदी पर पड़ते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण नदी है, एक और महत्वपूर्ण नदी है। देखिए ये नदी इधर से बहते हुए आती है, यहां से बहते हुए ये नदी यहां पर आकर गिरती है। और नाइजीरिया में मुख्यतः ये नदी बहती है। ठीक है, नाइजर और नाइजीरिया, इसी वजह से इस नदी का नाम पड़ गया है नाइजर नदी। तो ये नदी कहलाती है, इसको हम बोलते हैं नाइजर नदी। ठीक है, अब नाइजर नदी क्यों इंपॉर्टेंट है? नाइजर नदी से यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तेल नदी के नाम से जाना जाता है। या केंजी बांध कौन सी नदी पर स्थित है? केंजी बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो केंजी बांध या तेल नदी किसको बोलते हैं? नाइजर नदी को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि नाइजर नदी की घाटी में पेट्रोलियम के भंडार हैं। और नाइजीरिया का इबादान जो है, नाइजीरिया का इबादान जो है वो पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र के रूप में जाना जाता भी है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखें। तो नाइजर नदी की देखिए बात करें तो पहली चीज तो ध्यान रखें, नाइजर नदी पर नाइजीरिया में एक बांध है, इसको बोलते हैं केंजी बांध। केंजी बांध कहलाता है। ठीक है, नाइजर नदी के नदी घाटी में ध्यान रखें यहां पर इबादान तेल क्षेत्र है, तेल क्षेत्र। तो इबादान तेल क्षेत्र होने के कारण ये जो नाइजर नदी है, इस नाइजर नदी को ध्यान रखना तेल नदी के रूप में भी जाना जाता है, ऑयल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा जाएगा कि तेल नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी को कहते हैं? तो नाइजर नदी की घाटी में भारी मात्रा में पेट्रोलियम के भंडार हैं। और पेट्रोलियम के भंडार होने के कारण हम इसको क्या बोल देते हैं? ऑयल रिवर या तेल नदी का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो 2 प्रमुख नदियां हो गई। एक तो आपकी हो गई कॉन्गो या जायरे नदी और दूसरी हो गई नाइजर नदी। नाइजर नदी पर नाइजीरिया में क्या है? केंजी बांध है। अपने आप नोट डाउन करते चले जाएं एक एक लाइन में। तो ये नाइजर नदी की स्थिति बन गई। उत्पत्ति को आप भूल जाएं, जरूरी नहीं उत्पत्ति आपसे पूछी जाएगी। पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर उठा हुआ भाग है, तो यहीं से ये नदी आपकी निकल आती है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण नदी की हम बात करेंगे। एक और महत्वपूर्ण नदी ये है कि वो नदी जो है वो यहाँ से निकलती है इधर से, और इधर जाकर वो डेल्टा बनाती है। और ये नदी है, इस नदी को हम बोलते हैं जाम्बेजी नदी। इस नदी का नाम क्या है? जाम्बेजी नदी। और जाम्बेजी नदी ध्यान रखना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और इधर की तरफ मोजाम्बिक,
3 देशों से होकर बहती है। देशों के नाम नहीं नोट डाउन करना चाहे कर सकते हैं। जाम्बेजी नदी जाम्बिया, जिम्बाब्वे और आपके क्या है इधर की तरफ पड़ता है मोजाम्बिक, 3 देशों से बहती है। जाम्बेजी नदी पर हम बात करें जाम्बिया के अंदर, जाम्बेजी नदी पर जाम्बिया में अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहां से। तो जाम्बेजी नदी पर ध्यान रखना, जाम्बिया में अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस जलप्रपात को हम बोलते हैं विक्टोरिया जलप्रपात। इस जलप्रपात को क्या बोलते हैं? विक्टोरिया जलप्रपात। तो मैंने बताया था विक्टोरिया नाम से चीजें पूछी जाती हैं, विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, फटाफट से आंसर करिए। विक्टोरिया मरुस्थल कहां पर है? विक्टोरिया नदी कहां पर है? विक्टोरिया झील कहां पर है? और विक्टोरिया जलप्रपात कहां पर है? ठीक है, तो ध्यान रखें विक्टोरिया जलप्रपात कहां पर आ गया? अफ्रीका में आ गया, जाम्बिया में आ गया, और कौन सी नदी पर आ गया? जाम्बेजी नदी पर आ गया। तो ये ध्यान रखें जाम्बिया में है, जाम्बिया जाम्बिया। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहलाता है ये। ठीक है, अब यहां से एक और नदी की मैं बात करूंगा। ये नदी ध्यान रखना यहां से निकलती है इस तरह से, और ये नदी ध्यान रखना इस तरह से ऊपर की तरफ जाती है और फिर घूमकर यहां पर गिरती है। ठीक है, और ये ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काट रही है। किसको काट रही है? मकर रेखा को। तो इस नदी को हम बोलते हैं लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और उसके बाद यहां पर एक और नदी की हम बात कर दें तो एक और नदी नोट डाउन कर लें। यहां पर इधर से एक नदी निकलती है इस तरह से, ये नदी कहलाती है ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी, और ऑरेंज नदी दक्षिणी अफ्रीका के अंदर ये यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ऑरेंज फ्री स्टेट बोलते हैं, किसके लिए जानी जाती है? यूरेनियम भंडार। तो ये अफ्रीका की नील नदी के बाद मेन नदियां हो गई। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप इसको खुद से नोट डाउन कर लें, नोट्स बना लें। एक तो आपकी बात कौन सी हो गई? ये कॉन्गो या जायरे नदी हो गई। कॉन्गो नदी कटंगा के पठार से निकलती है और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती हुई अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। स्टैनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात इस पर स्थित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी नाइजर नदी है, अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है ये। पहली नील नदी, दूसरी आपकी कॉन्गो और तीसरी नाइजर। नाइजर नदी पर केंजी बांध स्थित है और नाइजर नदी पर एवादान तेल क्षेत्र है। नाइजर नदी पेट्रोलियम के भंडार के रूप में जानी जाती है, इसलिए नाइजर नदी को क्या बोलते हैं? तेल नदी का नाम भी दिया गया है। तो पूछा जाएगा तेल नदी कौन सी नदी है, तो नाइजर नदी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दक्षिण की तरफ एक नदी है जाम्बेजी नदी, जिस पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, और विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। तो सीधा आपसे पूछा जाएगा कि विक्टोरिया जलप्रपात कहां पर है, तो जाम्बेजी नदी पर पड़ता है, जाम्बिया के अंदर। एक और नदी है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी ध्यान रखना क्या करती है? लिम्पोपो नदी आप देख रहे हैं मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। और उसके बाद हम बात करें ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी दक्षिणी अफ्रीका में किसके लिए जानी जाती है? यूरेनियम के भंडार के लिए जानी जाती है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां हैं। इन नदियों की विशेषताएं आप साथ साथ में अपने आप से नोट्स बनाकर लिख लें, आपको आसानी हो जाएगी समझने के लिए। ठीक है, अब हम बात करें देखिए अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में। तो अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल जो है वो पूछे जाते हैं।
तो मरुस्थलों की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में 3 प्रमुख मरुस्थल हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थलों की बात करें तो मैप पर ही हम समझ लेते हैं, मैप पर ही हम जान लेते हैं। इस तरह से अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल, ठीक है। अब अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थलों की बात करें तो एक मरुस्थल जो आपका पाया जाता है वो तो इस क्षेत्र में है, ये पूरा का पूरा क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहलाता है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं सहारा मरुस्थल। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो लगभग अफ्रीका के 11 देशों के अंदर आता है और 90 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब भारत के क्षेत्रफल से 3 गुना ज़्यादा क्षेत्रफल तो किसका है, मरुस्थलीय है, मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, ठीक है। सहारा मरुस्थल के अलावा एक और मरुस्थल की बात करेंगे जो मरुस्थल आपका यहाँ पर दिखाई देता है, यहाँ पर है, और एक और मरुस्थल है वो यहाँ पर है। इस तरह से 3 मरुस्थल हैं, ठीक है। तो पहले मरुस्थल की हम बात करें, ये कहलाता है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल विशेषताएं फटाफट से लिख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। दूसरा, विस्तार 11 देशों में है। कौन कौन से देश से आवश्यकता नहीं है, 11 देशों में। और क्षेत्रफल लगभग 90 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसी में लीबियन मरुस्थल आ जाता है, लीबिया में भी आता है। तो लीबिया के अंदर आप देखेंगे, इसमें लीबिया भी आपका आ जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे गर्म स्थल, विश्व का सबसे गर्म स्थल, द हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। तो विश्व का सबसे गर्म स्थल ध्यान रखना, पहले यहीं पर हुआ करता था, इसको बोलते हैं अल अजीजिया, अल अजीजिया लीबिया। तो अल अजीजिया लीबिया जो है वो विश्व का सबसे गर्म स्थल है, 57 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अब ये नहीं रहा है, अब विश्व का सबसे जो गर्म स्थल है वो है आपका उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में डेथ वैली, ठीक है। अब ये दूसरे स्थान पर आ गया है। यहां पर 57 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था और जो डेथ वैली है वहां पर 58 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो यहां पर टेम्परेचर कितना था, यहां पर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 57 डिग्री सेंटीग्रेड, विश्व का सबसे गर्म स्थल कहलाता था। लेकिन वर्तमान में विश्व का सबसे गर्म स्थल, वर्तमान में विश्व का सबसे गर्म स्थल यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में, कैलिफोर्निया प्रांत में मृत घाटी या डेथ वैली। मतलब इतना ज़्यादा तापमान
और ह्यूमिडिटी यहाँ पर होती है कि लोगों की मौत हो जाती है। तो मृत घाटी में तापमान कितना है, 58 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, ये स्थिति है। दूसरा सहारा मरुस्थल की बात करें, ये पूछा जाता है कि विश्व की सबसे विरल आबादी वाला क्षेत्र मरुस्थल कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, तो वो कौन सा है, सहारा। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, तो वो आप जानते ही हैं कौन सा है, थार मरुस्थल पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल भी कहलाता है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल भी आपका कहलाता है कौन सा, सहारा मरुस्थल। अब यहां पर एक और आप देख रहे हैं मरुस्थल है, इस मरुस्थल को हम बोलते हैं नामीब मरुस्थल। नामीबिया एक देश है, यहां से क्या है कि एक ठंडी जलधारा गुजरती है, ठंडी जलधारा गुजरती है। उस ठंडी जलधारा के कारण इस मरुस्थल का नाम क्या हो गया है, वो ठंडा मरुस्थल, ये शुष्क आपका मरुस्थल बना है। तो यहां से एक जलधारा गुजरती है बच्चों, इसको ध्यान रखना। इस जलधारा के कारण, इस ठंडी जलधारा है, ये पूछ लेते हैं, इसको बोलते हैं बेंगुइला। बेंगुइला ठंडी जलधारा। अब यहां से ठंडी जलधारा गुजरेगी तो जाहिर सी बात है वाष्पीकरण नहीं होगा, और वाष्पीकरण नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी, और ऐसा ही लाखों सालों से चलता रहेगा तो वर्षा नहीं होगी तो क्या बन जाएगा, मरुस्थल बन जाएगा। तो ध्यान रखना, जितने भी महाद्वीप हैं उनके पश्चिमी भाग पर मरुस्थल पाए जाते हैं, पश्चिमी भाग पर मरुस्थल पाए जाते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है कि यहां से ठंडी जलधाराएं प्रभावित होती हैं। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण यह है कि आपको पता है कि यहां से व्यापारिक पवनें चलती हैं, और व्यापारिक पवनें कहां से चलती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं। दोनों महाद्वीपों में पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं व्यापारिक पवनें, और व्यापारिक पवनें जब पूरब से पश्चिम की ओर चलेगी तो यहां तक तो नमी होगी, लेकिन महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों तक पहुंचते पहुंचते वो नमी समाप्त हो जाती है। इसके कारण भी आपका देखेंगे मरुस्थल जो है वो पश्चिमी तटों पर पाए जाते हैं। तो जितने भी महाद्वीप आप देख लीजिए, चाहे वो एशिया देख लीजिए, चाहे वो आपका ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, सभी महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल को हम बोलते हैं नामीब मरुस्थल। ठीक है, तो इस मरुस्थल का नाम है नामीब मरुस्थल। नामीबिया में पड़ता है, नामीबिया। ठीक है, और अगला एक और मरुस्थल है, इस मरुस्थल को हम बोलते हैं कालाहारी मरुस्थल। सुना होगा आपने, कालाहारी, बुशमैन जनजाति, कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल, तो कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका में, मेनली बोत्सवाना में और नामीबिया में, तीन मेनली बोत्सवाना के अंदर है। तो तीन देशों के अंदर ये आता है, मैं लिख देता हूं, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका तीन देशों में आता है। और आपसे पूछा जाएगा कि अफ्रीका में शुतुरमुर्ग जो है, ऑस्ट्रिच जो है, शुतुरमुर्ग पक्षी जो है वो किस मरुस्थल का में पाया जाता है, तो वो कहाँ पाया जाता है, कालाहारी में। ऑप्शन में सहारा भी होगा, नामीबिया भी होगा, कालाहारी भी होगा। तो ध्यान रखना, शुतुरमुर्ग पक्षी का जो संबंध है वो किससे है, वो आपका कालाहारी मरुस्थल से है। तो ऑस्ट्रिच जो है वो यहीं पर पाया जाता है, ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग। ठीक है,
तो ऑस्ट्रिच पक्षी का संबंध किससे है? कालाहारी मरुस्थल से है। तो कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है आपका शुतुरमुर्ग। तो ये तो अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल हो गए, क्लियर हो गया होगा। सहारा मरुस्थल, इधर नामी मरुस्थल और इधर कालाहारी मरुस्थल। और कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति पाई जाती है, उसको बोलते हैं बुशमैन जनजाति। और बुशमैन जनजाति छोटे कद की जनजाति होती है। और बुशमैन जनजाति जो शुतुरमुर्ग होता है उसके अंडे के खोल का उपयोग करती है बर्तनों की तरह। शुतुरमुर्ग का अंडा आपको पता होगा सबसे बड़ा अंडा होता है, और उसका जो खोल होता है, बुशमैन जनजाति की खासियत क्या है कि वो ज्यादातर दीमकों को खाते हैं। दीमकों को खाने वाली जनजाति है। और दीमक बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनको इकट्ठा करते हैं वो किसमें? अंडे के खोल के अंदर, और फिर उसको खाने का काम करते हैं। तो दीमकों में ध्यान रखना, प्रोटीन भी ज़्यादा होती है और विटामिन सी की मात्रा भी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से इसलिए वो क्या करते हैं? दीमकों को खाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखें, ये हो गए अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखें। अब हम बात करें, देखिए आगे, अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख घास के मैदान। तो घास के मैदानों से भी आपके प्रश्न बनते हैं, तो इसको लिख लीजिए फटाफट से, फिर हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के घास के मैदान। ठीक है, तो अगला मैप ले लेता हूं मैं, मैप पर ही आपको समझा देता हूं घास के मैदानों को भी। तो देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, और अफ्रीका महाद्वीप से आपको पता ही है तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती हैं, ये आप जान ही चुके हैं। यहां से गुजरती है इस तरह से भूमध्य कर्क रेखा, यहां से गुजरती है भूमध्य रेखा, और यहां से गुजरती है मकर रेखा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप के घास के मैदान। तो अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख घास के मैदानों की देखिए बात करें, तो ये तो है कर्क रेखा, कर्क रेखा, ये है भूमध्य रेखा, और ये है मकर रेखा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। और इसके ऊपर अगर चले जाएं तो वो घास के मैदान कैसे होते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। तो देखिए आपको पता है कि ये अफ्रीका महाद्वीप है, और यहां पर मैंने बताया था कॉन्गो बेसिन में क्या होता है? सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं, साल भर यहां वर्षा होती है। लेकिन ऊपर मरुस्थल है, तो ऊपर मरुस्थल और नीचे सदाबहार वर्षावन, इनके बीच में क्या होता है कि एक संक्रमण क्षेत्र आता है। और वो जो संक्रमण क्षेत्र है वहां पर आपके कैसी जलवायु पाई जाएगी? वहां पर आपकी अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाएगी। तो अर्ध शुष्क जलवायु वाले जो घास के मैदान हैं उनको हम बोलते हैं सवाना घास के मैदान। सवाना घास यहाँ पर पाई जाती है, जो इतनी लंबी लंबी घास होती है जिसमें हाथी भी नहीं दिखाई देता है। तो इसी वजह से इसको हाथी घास या सवाना घास के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आप देखें तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान एक तो पाए जाएंगे, एक तो ये वाला क्षेत्र जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये कॉन्गो बेसिन वाला भाग है, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। सदाबहार वर्षावन, और यही कहलाती है क्या? कॉन्गो बेसिन। कॉन्गो बेसिन पिग्मी जनजाति यही पाई जाती है। जनजातियों की बात करेंगे, परेशान ना हो अभी। तो कॉन्गो बेसिन जो है वो कैसी है? सदाबहार वर्षावनों वाला क्षेत्र है। कॉन्गो नदी बहती है, पूरी साल बारिश होती रहती है। अब इधर मरुस्थल है, इधर सदाबहार वर्षावन है, बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है
बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है, इस भाग की अगर हम बात करें तो इस भाग में और इस भाग में, इन दोनों साइड में कैसा पाया जाएगा? अर्ध शुष्क जलवायु वाले घास के मैदान पाए जाएंगे। इसको हम बोलते हैं सबाना घास के मैदान। सबाना घास के मैदान। तो सवाना घास के मैदान ये कहलाते हैं, और ये कैसे होते हैं? अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क होते हैं, और ये कहाँ पर हैं? कर्क और मकर रेखा के बीच में हैं। तो ये कैसे होंगे? उष्ण कटिबंधीय होंगे। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो सवाना घास के मैदान कैसे हैं? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं, क्योंकि यहां पर एकदम मरुस्थल है, शुष्क है। यहां पर जलवायु कैसी होगी? शुष्क। और इसके बीच में कौन सी होगी? अर्ध शुष्क। और यहां पर क्या आ गई? सदाबहार। और एक और घास के मैदानों की हम बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका में मकर रेखा के नीचे अगर पाए जाएंगे तो ये कैसे हो जाएंगे? शीतोष्ण घास के मैदान हो जाएंगे। तो दक्षिणी अफ्रीका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? वेल्स बोलते हैं। वेल्स। तो ये जो वेल्स घास के मैदान हैं, ये कहां पर हैं? दक्षिणी अफ्रीका में है। और ये कैसे हो जाएंगे? शीतोष्ण घास के मैदान हो जाएंगे। शीतोष्ण घास के मैदान। तो दक्षिणी अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाएगा बच्चों? वेल्स कहा जाएगा। वेल्स बोलते हैं। और मध्य में सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। और सदाबहार वर्षावन और सहारा मरुस्थल के बीच में, या इधर की तरफ आप देखेंगे कालाहारी मरुस्थल और सदाबहार वर्षावनों के बीच में, इस क्षेत्र में क्या पाया जाएगा? सबाना घास के मैदान पाए जाते हैं, या अर्ध शुष्क घास के मैदान दिखाई देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सबाना घास है, इस सबाना घास को ध्यान रखना। बहुत ऊंची ऊंची घास होती है सबाना घास। इसको हाथी घास भी कहा जाता है। एलिफेंट ग्रास के नाम से भी जानी जाती है। ELEPHANT, एलिफेंट ग्रास। तो एलिफेंट ग्रास भी हम बोलते हैं किसको? सबाना घास को। तो सबाना घास ध्यान रखना एलिफेंट ग्रास के नाम से भी जानी जाती है। अब हम बात कर लें, देखिए अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जनजातियों के बारे में। जनजातियों से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। जैसे पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? बंतू जनजाति कहाँ पाई जाती है? बुशमैन जनजाति कहाँ पर है? जूलू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? इस तरह से प्रश्न आपके बनते हैं। तो हम इसी चीज़ को यहाँ पर जान लेते हैं। एक और मैप ले लेते हैं, और मैप पर ही आप लोग नोट डाउन कर लें इसको। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जनजातियां। ठीक है? जनजातियां। तो अफ्रीका महाद्वीप की जनजातियों की देखिए हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आप मान लें, इस क्षेत्र में ये जो भाग हमने बताया था, ये कौन सा है? कालाहारी। तो कालाहारी मरुस्थल वाला भाग है। यहां पर ध्यान रखना, दो प्रमुख जनजातियां आपको ध्यान रखनी है। बोत्सवाना मैंने बताया था, नामीबिया, बोत्सवाना। तो कालाहारी मरुस्थल में ध्यान रखना बुशमैन और जूलू जनजाति पाई जाती है। ठीक है? कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन और जूलू। ठीक है?
तो बुशमैन और जुलू जनजाति कहाँ पर है? कालाहारी मरुस्थल के अंदर पड़ती है। और यहाँ पर हम बात करें मध्य भाग में, इस भाग की हम बात करें तो ये जो कॉन्गो बेसिन वाला भाग है, कॉन्गो बेसिन वाला भाग है, कॉन्गो बेसिन, इस भाग में भी दो प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। इसमें एक सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, इसको बोलते हैं पिग्मी, और दूसरी है बंतू। ठीक है, तो पिग्मी जनजाति और बंतू जनजाति यहां पर पाई जाएगी कॉन्गो बेसिन के अंदर। उसके बाद हम बात करें नाइजीरिया के अंदर, नाइजीरिया के अंदर इस क्षेत्र में यहां पर और जनजाति पाई जाती है नाइजीरिया, नाइजीरिया के अंदर जनजातियां पाई जाती हैं। इसमें एक जनजाति को हम बोलते हैं हाउसा और दूसरी जनजाति को बोलते हैं फुलानी, हाउसा और फुलानी। तो हाउसा जनजाति जो होती है, ये ध्यान रखना, यहां पर कृषक जनजाति होती है, कृषक है। और फुलानी जनजाति जो है वो क्या होते हैं? ये पशुपालक होते हैं, पशुपालक। ठीक है, तो ध्यान रखें, हाउसा और फुलानी जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? नाइजीरिया के पाई जाती हैं, या नाइजर नदी घाटी में पाई जाने वाली जनजाति है। इसके बाद हम बात करें, एक और महत्वपूर्ण है उत्तर पूर्वी अफ्रीका में, मतलब तंजानिया वगैरह वाले क्षेत्र में, इस भाग में एक और जनजाति निवास करती है। इस जनजाति को हम बोलते हैं मसाई जनजाति, मसाई जनजाति। तो उत्तर पूर्वी अफ्रीका वाले भाग में मसाई जनजाति निवास करती है, जो प्रमुख जनजाति है, एक तरह से महत्वपूर्ण जनजाति के रूप में जानी जाती है। और उसके बाद हम बात करें सहारा मरुस्थल वाले क्षेत्र में, इस सहारा मरुस्थल वाले क्षेत्र में यहाँ बद्दू जनजाति पाई जाती है, बद्दू। बद्दू जनजाति। तो सहारा मरुस्थल वाले क्षेत्र में यहां पर कौन सी जनजाति है? बद्दू जनजाति पाई जाती है, सहारा मरुस्थल। तो ये अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जनजातियां हैं। तो देखिए, सीधा सीधा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है? तो यही जनजाति है बुशमैन जनजाति, जो दीमकों को खाने का काम करती है। नाइजीरिया की कौन सी जनजाति है जो पशुपालक है? तो नाइजीरिया में फुलानी पशुपालक है, हाउसा कृषक है। हाउसा से ध्यान रखना, हाउस मतलब कोई खेती करेगा तो घर बना के रहेगा। तो हाउसा जनजाति कैसी है? ये कृषक है, खेतीबाड़ी करने वाली जनजाति है। और फुलानी क्या है? पशुपालक है। और कॉन्गो बेसिन से पूछा जाता है पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति ध्यान रखना है कहाँ पाई जाती है? कॉन्गो, पिग्मी और बंतू। और मसाई जनजाति तंजानिया, युगांडा वाले राज्यों में, देशों में आपकी पाई जाती है। कौन सी? मसाई जनजाति। तो ये प्रमुख जनजातियां हैं अफ्रीका महाद्वीप की। इसके अलावा आपको किसी भी जनजाति की और आवश्यकता नहीं है। तो धन्यवाद सभी लोगों के जुड़ने के लिए। थैंक यू।